15-20 लोग आए, उनके साथ गनें थी, उन्होंने पूरे के पूरे जो एक एडवांस किट्स हैं टेक्नोलॉजी वो उन्होंने पहनी हुई थी, और उनके साथ कुत्ते थे, और उन्होंने हमें लाते मार के मुक्के मार के एक कोने के अंदर जमा कर दिया, और हमें हमारी पेशानी के ऊपर गने रख ली, और कुत्ते जो हैं वो भूंकते हुए हमारे मुंह तक उनके मुंह आ जाते थे, और हमारी 2 किश्तियाँ तबाह कर दी। बिलखसूस हमारी जो लीडिंग बोट थी जिसका नाम फैमिली था, उस फैमिली को उन्होंने तबाह कर दिया। बहुत ज़्यादा इम्कान था मरने का या ताहयात इजरायली जेलों के अंदर गलने सड़ने का, लेकिन 3 समंदरी तूफानों से हमें सामना करना पड़ा, जिसमें हमारी तकरीबन 4 किश्तियाँ समंदरी तूफान ने तबाह कर दी। ऐसे समंदरी तूफान के 5-5, 6-6 फुट तक आपकी किश्ती को उठा के समंदर के सीने के ऊपर पटक देते थे। वो किश्तियों से निकाल के खुले मैदान में उल्टा लिटाया गया, और वहाँ अगर कोई भी मामूली हरकत करता था तो उसको किक मारते थे, उसको मुक्का मारते थे, उसको गाली देते थे। और ये इसके बाद जो है एक 2-2 बंदों को 2-2 आर्मी वाले इसी तरह, जिस तरह ग्वांटानामो के कैदियों को आपने अगर वीडियोस में देखा ले जाता है, हमें एक बड़े हाल के अंदर ले जाया गया, माना जहां टॉर्चर सेल कंसंट्रेशन कैंप के अंदर हमें ले जाए गए। वहां ले जाके सबसे पहले हमारे कपड़े उतारे गए, और हमें कोई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं था। आपने उसी लेटरिन के नलके से पानी पीना है। अब 9 में बेड़ियां और जंजीरें डाल दी गई, और हमारी आंखों पर पट्टियां बांधी गई, और हमें वहां से ग्वांटानामो के कैदियों की तरह निकाल के बाहर खुली फिजा में एक पिंजरे के अंदर जो है वो लाया गया। उस पिंजरे के अंदर जो कि एक छोटे से कमरे के बराबर था, उसके चारों साइडों पे बेंच लगे थे, उसी के ऊपर हमें जो है वो बिठाया गया। देखें, ये जो जर्नी थी सईदी बुसईद बंदरगाह ट्यूनिस से, ये जहाँ पे इसमें एक लुत्फ़ था, जहाँ इसमें एक सुरूर था, जहाँ अपनी मंजिल को पाने का एक मौका मुझे मिल रहा था, और उसकी एक खुशी थी, उसकी एक मुसर्रत थी, उसकी एक शादमानी थी, वहाँ पे ख़तरात थे, वहाँ पे थ्रेट्स थे, वहाँ पे दिल के मुख्तलिफ गोशों के अंदर ये खौफ भी था कि क्या हम पहुँच जाएंगे। लेकिन सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बावजूद मुश्किलात के, रुकावटों के शुरू हो गया। लेकिन शुरू होने से पहले जब हम अब ट्यूनिस के सईदी बुसईद बंदरगाह पे थे, तो इज़राइल के इल्लेजिटिमेट रेशिस्ट अपार्थाइड टेररिस्ट रिजीम ने हम पर 2 ड्रोन हमले किए, और हमारी 2 किश्तियाँ तबाह कर दी। बिलखसूस हमारी जो लीडिंग बोट थी जिसका नाम फैमिली था, उस फैमिली को उन्होंने तबाह कर दिया। लेकिन हम ड्रोन हमलों से डरने वाले नहीं थे, हम धमकियों से डरने वाले नहीं थे, हम रुकने वाले नहीं थे। हम वो दीवाने थे जिन्होंने खाली हाथ अपने ज़माने के सबसे बड़े जो इंसानियत के दुश्मन हैं, वॉर क्रिमिनल्स हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अंदर मुलव्विस हैं, उनके सामने जाना था। और हम यही कहते थे कि हम अनआर्म्ड है, लेकिन उसके साथ अनअफ्रेड भी हैं। हम बग़ैर असलहे की भी हैं, लेकिन बग़ैर खौफ के भी हैं, बग़ैर डर के भी हैं। तो 2 ड्रोन हमलों के बाद हमारा हौसला, जो उनका ख्याल था कि पस्त हो जाएगा और ये लोग पसपा हो जाएंगे, और इनके साथ जो दीवाने जमा हैं, जो जुनूनी जमा हैं, वो बिखर जाएंगे, वो और मुत्तहिद हो गए, उनके अंदर क़ुव्वत आ गई, और इस हमले ने हमें ताकत दी। इस हमले को हमने क़ुव्वत के लिए, अपनी क़ुव्वत के लिए इस्तेमाल किया। तो हम वहाँ से रवाना हो गए। अब जब हम रवाना हो गए तो ज़ाहिर है ये कोई रियासतों की नेवी का एक मुहिम नहीं था, जो बड़े प्रोफेशनल लोग हों और जिसके पीछे सालों की ट्रेनिंग हो और जिनके पीछे रियासतों का सरमाया हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला आम शहरियों का इत्तेहाद था, सिविलियन आम शहरी 44+ कंट्रीज से, आम शहरी जो इंसानियत का दर्द रखते थे और जो समझते थे कि रियासतें नाकाम हो गई, हुकूमतें नाकाम हो गई, वर्ल्ड ऑर्डर नाकाम हो गया, इंटरनेशनल बॉडी नाकाम हो गया, इंसानियत मर रही है, जेनोसाइड लाइव स्ट्रीमिंग 2 साल से डे लाइट में तमाम इंसानों के सामने हो रहा है, इसको रोकें। ये एक एक्सट्रीमली रिस्की मुहिम था जिसमें बहुत ज़्यादा इम्कान था मरने का या ताहयात इजरायली जेलों के अंदर गलने सड़ने का। लेकिन हमारे सामने खतरात की कोई हैसियत नहीं थी, इसलिए सफ़र शुरू हो गया। सफ़र जब शुरू हो गया तो सबसे पहले तो ड्रोन हमला, फिर उसके बाद ड्रोन परवाज़ें, बिलखसूस रात के वक्त, जो कि मौत की परवाज़ें होती थी, जो कि मौत के
पैगाम हमें देते थे कि किसी वक्त भी आपके ऊपर जो है वो हमला हो सकता है और किसी वक्त भी आपकी किश्ती को उड़ाया जा सकता है। और फिर इन ड्रोन हमलों के साथ साथ एक्सट्रीम स्टॉर्मी सीज़न था मेडिटेरेनियन में। मेडिटेरेनियन बनिस्बत पैसिफिक के, बनिस्बत एटलांटिक के बहुत एग्रेसिव सी है, बहुत एग्रेसिव सी है और इसकी समंदरी तूफान बड़े ख़तरनाक होते हैं। और इत्तेफाक ये है कि हमारे जज्बों को आजमाने के लिए कि सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक ये जो 1.5 महीना होता है ये मेडिटेरेनियन में सी स्टॉर्म सीज़न होता है। और उसी के अंदर हमने गज़ा की तरफ सफ़र शुरू किया तो 3 समंदरी तूफ़ानों से हमें सामना करना पड़ा, जिसमें हमारी तकरीबन 4 किश्तियाँ समंदरी तूफ़ान ने तबाह कर दी। ऐसी समंदरी तूफ़ान के 5-5, 6-6 फुट तक आपकी किश्ती को उठा के समंदर के सीने के ऊपर पटक देते थे और ख़ुद हमारी किश्ती के बादबान टूट गए। हमारी किश्ती के जो बैटरी थे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। बड़े मैकेनिकल फॉल्ट हमारी पूरी इस फ्लोटेला के काफिले के मुख्तलिफ किश्तियों और जहाज़ों के अंदर आए, जिसके लिए हमें सिसिली के अंदर भी 2-3 दिन रुकना पड़ा, जिसके लिए हमें यूनान के बंदरगाह क्रीटी के ऊपर 2-3 दिन रुकना पड़ा। मैकेनिकल वर्क किया, रिपेयर किया, रिफ्यूलिंग की, आराम किया, जज्बों को तवाना किया, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं थे, हथियार डालने वाले नहीं थे, पसपा होने वाले नहीं थे। हमें गज़ा के बच्चों तक पहुंचना था, हमें गज़ा के भूखों तक पहुंचना था, हमें गज़ा के प्यासों तक पहुंचना था, हमें गज़ा के दर्दमंदों तक पहुंचना था। और ये इतना बड़ा जज्बा था कि इसके सामने ड्रोन अटैक्स, इसके सामने सी स्टॉर्म्स और इसके सामने सफ़र के मुश्किलात। 20 दिन और 20 रातों में हम 24 घंटों में एक वक्त खाना खाते थे। और खाना क्या था? 20 दिन और 20 रातों में हमने सिर्फ 2 दफ़ा सालन पकाया और वो भी उबले हुए चावल। हम खजूरें खाते थे, ड्राई फ्रूट खाते थे एक वक्त, और उसके साथ साथ कभी कभी ब्रेड के ऊपर जैम लगा के, यही हमारा खाना होता था। इसलिए कि हमारी पेश नज़र ये चीज़ें नहीं थी, हमारी पेश नज़र थी गज़ा के प्यासों, गज़ा के भूखों, गज़ा के दर्दमंदों, गज़ा के ज़ख्मियों तक पहुंचना, इंसानियत को बचाना। देखिए, जब हम क्रेटी की बंदरगाह से चलने वाले थे यूनान, जो कि करीब तरीन पॉइंट था, 4 दिन और 4 रातों का सफ़र था, तो मुश्किल, फैसला कुन, ख़तरनाक तरीन मरहला था वो। तो ग्लोबल समूद फ्लोटेला की जो लीडरशिप है, यानी जो सेंट्रल स्टीयरिंग कमेटी है, उसने फ़र्दन हर किश्ती में हर फर्द से पूछा कि आइंदा का मरहला ख़तरनाक है, कोई वापस जाना चाहे तो वापस जा सकता है। हम यहाँ तक आने पर आपके मशकूर हैं। ये कोई बुज़दिली नहीं है, ये कोई मलामत करने वाली चीज़ नहीं है, इसमें किसी हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। आप वापस जाना चाहें, आप अजीम हैं जो आप अभी तक हमारे साथ थे, आप बखुशी वापस जा सकते हैं। मुझे बिल्कुल वो मंज़र याद आ गया जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने, इमाम आली मुक़ाम ने, जब करबला में अपने साथियों से पूछा कि रात के अंधेरे में आप लोग जा सकते हैं, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। लेकिन मुझे खुशी भी हुई और फ़ख्र भी हुआ कि वो जो 500 लोग थे, जिसमें अक्सरियत गैर मुस्लिम थे, जिसमें 18 साल का न्यूजीलैंड का सेमुएल भी था और जिसमें बरतानिया का 80 साला नेल्सन भी था, उसमें से एक फ़र्द भी वापस नहीं गया, एक फ़र्द भी वापस नहीं गया। और हमने क्रीटी का सफ़र शुरू किया, जो ख़तरात का सफ़र था, क्रीटी से गज़ा की तरफ। और फिर उस दौरान ड्रोन परवाज़ें, और फिर जब हम गज़ा से 1 दिन और 1 रात के फासले के ऊपर थे, बल्कि इससे भी कम फासले के ऊपर थे, तो इन्होंने हमारे ऊपर कमांडो एक्शन कर दिया। और जो मैं कहता हूँ, ये पायरेट्स हैं, समंदरी कज़ाक हैं, समंदरी कज़ाक हैं, इन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमें कमांडो एक्शन के ज़रिए इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया। और मैं आपको बताऊं, इज़राइल का जो आर्मी है उसके बारे में तो मेरा पहले भी कोई इतना अच्छा तासुर नहीं है कि ये कोई लड़ाकू फ़ौज नहीं है, ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि जिससे खौफज़दा हो जाए, जिससे डरा जाए। और ये पेपर टाइगर्स हैं, ये कागज़ी शेर हैं, ये बेबी किलर्स हैं। ये इनोसेंट नॉन कॉम्बैटेंट सिविलियन के मुकाबले में अपनी एयर सुपीरियरिटी, ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी के ज़रिए कत्ल और आरतगरी का बाजार तो गर्म कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रोफेशनल
प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करना, किसी प्रोफेशनल, किसी ट्रेन फोर्स का मुकाबला करना, ये इनके बस की बात नहीं है। तो जब उनका इंटरसेप्शन शुरू हो गई तो 50 किश्तियाँ थी, अनआर्म्ड थे, सिविलियन थे और नॉन वायलेंट थे, पीसफुल थे। और हमें हिदायत भी दी गई थी कि जब वो आपसे कहें कि इंजन बंद करो तो इंजन बंद करना होगा, जब आपसे कहेंगे कि रेज द हैंड तो हाथ ऊपर उठाना होगा। अगरचे मैंने कहा कि मैं तो हाथ ऊपर नहीं उठाऊंगा, मैं कभी इनके सामने अपने हाथ बुलंद नहीं करूंगा, मैंने हाथ सिर्फ आगे कर लिए ऐसे, ताकि इनको पता चले कि मेरे हाथ खाली हैं और हम नॉन वायलेंट पीसफुल हैं। तो 50 किश्तियों को पूरी इस्राएली नेवी ने 12 घंटे से ज़्यादा लगाए उनको इंटरसेप्ट करने में। और जब हमारी बारी आई, हम सेकेंड लास्ट बोट थी जिसको इंटरसेप्ट किया गया और हम सिर्फ 40 किलोमीटर पर थे गज़ा के साहिल से। और जो आखिरी किश्ती वो इंटरसेप्ट की गई वो सिर्फ 28 किलोमीटर फासले पर थी गज़ा के साहिल से। तो एक बहुत बड़ी, जो 2 एकड़ के बराबर एक बहुत बड़ा जहाज़ था समंदरी, वो हमारे पीछे लगाया गया था। और उससे जो वेव क्रिएट्स हो रही थी उसकी हरकत से, उससे हमारी छोटी सी 12 मीटर की किश्ती थी। 12 मीटर की किश्ती में 2500 किलोमीटर का समंदरी सफर करना, मेडिटेरेनियन को सी स्टॉर्म सीजन में वो क्रॉस करना, एक बहुत गैर मामूली काम था जो अल्लाह ने हमसे लिया। तो वो हमारी किश्ती, उससे वो उछल कूद कर रही थी कि हमें उसके डूबने का खतरा था। और फिर जब उससे एक बोट निकली जिस पे कमांडोज बैठे हुए थे 10-12, और हमारी किश्ती की तरफ आए, और जब वो हमारी किश्ती पर चलांग रहे थे तो वो इतने अनाड़ी थे कि वो इतने बुरी तरह हमारी किश्ती के ऊपर गिरे कि हमें डर था कि इनकी हवास बाख्तगी और खौफ की वजह से इनकी गन हमारे ऊपर ना चल जाए। तो ये बिल्कुल एक नॉन प्रोफेशनल अंदाज था उनका। और कहा जाता है कि ये उनके इलीट कमांडोज हैं जो यूएस के नेवी सील के बराबर हैं। तो अगर इलीट कमांडोज का ये हाल है तो जो बाकी आम फौजी होंगे वो किस सलाहियतों के होंगे, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। हमें इंटरसेप्ट किया गया, हमारी तलाशी ली गई, हमें किश्ती से निकाल के उसके जो डेक हैं, अरशा है, उसके ऊपर रखा गया। और फिर हमें अशदोद, जो कि मकबूजा फ़लस्तीन की बंदरगाह है, वहाँ ले जाया गया। वहाँ से जब हम ले जाया गया तो हमें जिस तरह ग्वांटानामो में आपने देखा होगा कि कैदियों को पिंजरे से निकाला जाता है और 2 बंदों ने उसको झुकाया होता है, 2 बंदों ने उसको, एक बंदे ने एक तरफ से, दूसरे ने दूसरे तरफ से पकड़ा हुआ होता है, उसकी गर्दन के ऊपर हाथ रख के, सर के ऊपर हाथ रख के उसको झुकाया और उसको झुका के हुए ले जाते हैं। इसी तरह हमें एक दहशतगर्दों की तरह जो है वो किश्तियों से निकाल के खुले मैदान में उल्टा लिटाया गया। और वहाँ अगर कोई भी मामूली हरकत करता था तो उसको किक मारते थे, उसको मुक्का मारते थे, उसको गाली देते थे। और ये इसके बाद जो है एक 2-2 बंदों को 2-2 आर्मी वाले इसी तरह, जिस तरह ग्वांटानामो के कैदियों को आपने अगर वीडियोस में देखा है, ले जाता है, हमें एक बड़े हाल के अंदर ले जाया गया जहां 35-40 जो हैं वो मुख्तलिफ काउंटर्स लगे थे और उसके से हमें गुजारा गया, जिसमें हमारी तस्वीरें उतारी गई, पासपोर्ट ज़ब्त किया गया और हमारी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ जो हैं वो किए गए, मुख्तलिफ रिकॉर्ड वहाँ पे रखे गए, हमारी तलाशियाँ पूरी ली गई। और ये सारी, और उस 35-40 जो काउंटर हैं उससे दूसरी तरफ जो है प्रिजन वैन खड़े थे, जहाँ ऐसे प्रिजन वैन के जिसमें 3 बंदे एक सीट पे बैठते थे और उसके आगे भी दीवार छत तक, पीछे भी दीवार छत तक, साइडों पे भी दीवार, जहां आपको कुछ नज़र आ नहीं आता था कि बाहर दिन है या रोशनी है और आप किस सिमत में जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो एक ऐसे प्रिजन वैन के अंदर हमें बिठा के हमें जो है वो जो नेगेव डिज़र्ट, सहारा नक़ब में जो उनकी बदनामी ज़माना कि जो जेल हैं, जो कि कंसंट्रेशन कैंप हैं, जहां 11,000 फ़लस्तीनी, जिसमें 400 से ज़ायद 10 साल से कम उम्र बच्चे हैं, वहां उस टॉर्चर सेल के अंदर कैद हैं। उस बदनामी ज़माना टॉर्चर सेल कंसंट्रेशन कैंप के अंदर हमें ले जाया गया। देखिए, जब हमें वहां ले जाया गया तो हम 24 घंटों से हमने कुछ नहीं खाया था और मैंने तो 48 घंटों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए कि हमें ये हिदायत थी कि जैसे इंटरसेप्शन शुरू हो जाए तो आप लोगों ने हर वो चीज़ जो थोड़ी सी भी काम की काबिल है आपने समंदर में फेंकना है, ताकि जोइंस के हाथों कोई काम की चीज़ न लगे। तो हमारे पास जो चंद पैकेट्स थे खुराक के, वो हमने समंदर बुर्द कर दिए 48 घंटे पहले। तो फिर उसके बाद ये इंटरसेप्शन की कार्रवाई या इमिग्रेशन की, तो हम तकरीबन 48 घंटों से बिल्कुल भूखे थे। वहाँ ले जाके सबसे पहले हमारे कपड़े उतारे गए और हमें जेल के जो हैं एक कपड़े जो हैं वो दिए गए, जेल के हमें चप्पल दिए गए और फिर हमें एक तोस जो है जिस पे जेब लगा था वो दिया गया और हमें
सेल्स के अंदर जो हैं वो बंद कर दिया गया। छोटे छोटे सेल थे जिसमें 4-5 बंदे मैक्सिमम उनके लिए होने चाहिए, लेकिन उसमें 11, 12 और 13 तक उन्होंने लोगों को रखा था। और उस सेल के अंदर नहाने का कोई इंतज़ाम नहीं था। वहाँ एक छोटी सी टॉयलेट थी जिसमें WC लगा था और जिसमें एक नलका था, और कोई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं था। आपने उसी लेटरिन के नलके से पानी पीना है। नो एयर, नो एक्सेस टू एयर, no access to drinking water, clean drinking water, no access to daylight, sunlight, no access to light, no access to proper food, no access to medication, no access even and first 3 days to consular, to your embassy. मेरी तो embassy नहीं थी और नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी इंशाअल्लाह। फ़लस्तीनियों का है, इसराइल को हम नहीं मानते, लेकिन जिन ममालिक की वहाँ पे एम्बेसीज थी उनको भी एक्सेस नहीं दिया गया। तो ये एक टॉर्चर सेल था जिसको हमें रखा गया, और जिस सेल के अंदर मुझे रखा गया वो 9 नंबर ब्लॉक में 11 नंबर सेल था, इसलिए हम इसको 9/11 सेल कहते थे। और 9/11 सेल जो था वो उन ज़ोइन्स की नज़र में भी ट्रबल मेकर्स थे, इसलिए हमें वो बहुत ज़्यादा सज़ाएँ देते थे। यहाँ तक कि हमारे साथ 73 साल का यूनान का एक बुज़ुर्ग था जो डायबिटिक था और उसको इंसुलिन की ज़रूरत थी, और उनको तकरीबन 36 घंटे बावजूद हमारी चीखों पुकार के कोई इंसुलिन नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से उनकी हालत ख़राब थी। इसलिए हमने हंगर स्ट्राइक किया। हमने तकरीबन 3 दिन वहाँ हंगर स्ट्राइक किया, और जो वो खाना देते थे एक छोटे से सुराख में, तो उसी सुराख में हम वो खाना बाहर फेंक देते थे ताकि उनको पता चले कि हम कुछ नहीं खा रहे, और सिर्फ उस लेटरीन से जो पानी है वो अपनी चुल्लू में लेके हम वही पानी जो है वो पीते थे, और उसी के ऊपर जो है गुजारा करते। हंगर स्ट्राइक था। तो हमारे ऊपर जो है सेल के ऊपर एक दिन उन्होंने धावा बोल दिया। 15-20 लोग आए, उनके साथ गने थी। उन्होंने पूरे के पूरे जो एक एडवांस किट्स हैं, टेक्नोलॉजी, वो उन्होंने पहनी हुई थी, और उनके साथ कुत्ते थे, और उन्होंने हमें लाते मार के, मुक्के मार के एक कोने के अंदर जमा कर दिया, और हमें हमारी पेशानी के ऊपर गने रख ली, और कुत्ते जो हैं वो भूंकते हुए हमारे मुंह तक उनके मुंह आ जाते थे, और उनसे हमें जो है वो तौहीन भी कर रहे थे, खौफजदा भी कर रहे थे, साइकोलॉजिकली हमें ख़त्म करने की जो है वो कोशिश कर रहे। फिर हमारे हाथ पीछे की तरफ बांध दिए गए कसकर, हमारे पाँव में बेड़ियाँ और जंजीरें डाल दी गई, और हमारी आंखों पर पट्टियाँ बांध दी गई, और हमें वहाँ से ग्वांटानामो के कैदियों की तरह निकाल के बाहर खुली फ़िज़ा में एक पिंजरे के अंदर जो है वो लाया गया। उस पिंजरे के अंदर, जो कि एक छोटे से कमरे के बराबर था, उसके चारों साइडों पे बेंच लगे थे, उसी के ऊपर हमें जो है वो बिठाया गया, और इतने कस के हमारे हाथ बंधे हुए थे कि आफ्टर सम टाइम हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हमारे हाथ हैं, यानी सुन हो गए बिल्कुल। और हमारी जो टांगे हैं, जो बेड़ियों से, जंजीरों से शदीद तकलीफ हो रहा था। हमने मगरिब की नमाज का वक्त हो गया तो उनसे कहा कि हम वज़ू बनाना चाहते हैं या तयम्मुम करना चाहते हैं, हमें इजाज़त नहीं दी गई। हमने कहा नमाज पढ़ना चाहते हैं, इजाज़त नहीं दी गई। फिर हमने वो मेरी ज़िंदगी की वाहिद 2 नमाज़ें हैं जो हमने बग़ैर तयम्मुम के पढ़ी, बग़ैर वज़ू के पढ़ी, बग़ैर रुकू के पढ़ी, बग़ैर सिजदे के पढ़ी, बग़ैर क़ैदे के पढ़ी। और मुझे खुशी है कि वहाँ 3-4 बंदे जो हम मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे थे, जिसमें मिस्र का भी एक बंदा था, उन्होंने इमामत के लिए मुझे आगे कर दिया, और मैंने वहाँ पे उन 2 मगरिब और इशा की बैनुस्सलातैन दोनों इकट्ठे नमाज़ों की वहाँ पे मैंने इमामत की। उससे जो एक स्पिरिचुअल, एक रूहानियत थी उस नमाज में, जो सरूर था, जब आपके आंखों पर पट्टी बंधी हुई हो, जब आपके हाथों में हथकड़ियाँ हो और वो पीछे की तरफ कसकर बांधे गए हों। यानी हमारे हाथ, नमाज में लोग हाथ आगे की तरफ बांधते हैं, ये वो नमाज थी जिसमें हमारे हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे, और आपके हाथों पाँव में बेड़ियाँ हों, और आप रुको नहीं कर सकते, सिजदा नहीं कर सकते, कैदा नहीं कर सकते, हाथ अपने आगे नमाज में बांध नहीं सकते। तो वो नमाज एक रूहानी जो रूहानियत थी उस नमाज में, वो गैर मामूली थी। जो मज़ा था, जो सुरूर था उस नमाज में, वो गैर मामूली था। तो ये उनका तरीका है। वो एक टॉर्चर सेल हैं। गालियाँ आपके मुल्क को देना, और आपको गालियाँ देना, और हमास सपोर्टर, हमास प्लोटेला, इस तरह आपके ऊपर कसना। और फिर उसी सेल के सामने बहुत बड़ी LCD स्क्रीन पर, जो 7 अक्टूबर में तूफ़ान अल-अक्सा से मकबूजा फ़लस्तीन या नाजायज़ रियासत इसराइल में जो तबाही हुई थी, उसके मनाजिर हमें दिखाते हैं कि देखो तुम इन टेररिस्टों के साथी हो, तुम इन तबाहकारी करने वाले के साथी हो। और नॉन स्टॉप 24 घंटे
वो अफसरदा म्यूजिक ऊंची आवाज पे हमें सुनाते थे, हम उसके ऊपर भरपूर एहतजाज करते थे हमें टॉर्चर करने के लिए। और जब कोई अजान देता था, बिलखुसूस एक तुर्किया का एक नौजवान था, उसके आवाज़ में जो सुरूर थी और वो जो इशा और मगरिब और फजर की अजान जो देता था, और जो उसमें 10 सिल एक तरफ थे, 10 दूसरी तरफ उसके सामने कोई 30-35 फुट का बरामदा था खुला, जिसके ऊपर बहुत बड़ी मजबूत जाल ऊपर लगी थी खुला, और जो हम ज़ोर से बोलते थे तो पूरे अहाते में जो हैं वो पूरे 20 के 20 जो सेल है उसमें आवाज़ सुनी जाती थी। वो जब ऊंची आवाज़ से खुसूसन फजर की अजान देता था, वो उससे जो फिजाओं में जो एक लहरें पैदा होती थी और उसके ऊपर जो वो गुस्सा होते थे और चीखते थे कि बंद करो अजान, वो उसके अंदर एक अपना एक लुत्फ था। तो एक टॉर्चर सेल हैं, वो दरिंदे हैं इजराइली, और हम जब वहाँ थे तो बिन गवीर जो कि उनका एक इंतहा पसंद वजीर हैं, वो एक दरिंदा हैं, वो खुद वहाँ आया और ग्लोबल समूद फ्लोटेला वालों को धमकियाँ दी, उनको गालियाँ दी, उनको सख्त सुस्त कहा, और अपनी एक जो इस चीज़ को कहते हैं ना तकब्बुर और गुरूर और अपनी एक बदमाशी वो वहाँ उसने दिखाने की कोशिश की। और हमारे जेल के इर्द गिर्द उन्होंने अरबी का एक शेर लिखा था, वो शेर ये था, अश्शुअबुल अबदी ला यंसा ईतारुल आदाई व अमसिक बिहम। हम वो इटरनल ग्रोह हैं जो नहीं भूलते अपने दुश्मन का पीछा करना और उसको पकड़ना। ये हमारा नारा है। इंशाअल्लाह हम कत्लेआम के इन मुर्तकिबीन को नहीं भूलेंगे, नेतन्याहू, बिन गवीर, उनके जर्नेल, उनके काबीना को नहीं भूलेंगे, उनके फाइनेंसर्स को नहीं भूलेंगे, उनके जो कॉम्प्लेक्स शरीके कार सहूलतकार हैं उनको नहीं भूलेंगे, और उनके नाम याद रखेंगे, उनका पीछा करेंगे और उनको इंशाअल्लाह कैफरी किरदार तक हम इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे। तो ये थी जेल की कहानी। फिर मेरी रिहाई कैसी हुई? मेरी रिहाई वो मुश्किल थी बहुत ज़्यादा। उसकी वजह है कि मैं 80 साल में वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसे इजरायली जेल में ट्रायल किया गया, और जब मुझे जेल में अदालत में जज के सामने पेश किया गया, मुझे कोई वकील की सहूलत नहीं दी गई। बराह रास्त जज ने मुझसे मुकालमा किया और 3 सवाल पूछते थे, आपका नाम क्या है, आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, और तीसरा ये कि आपने एक्टिव कम्बैट जोन में बावजूद वार्निंग के एंट्री की है, यह इलीगल है, इसराइली लॉ की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा एडमिट करो कि तुमने जुर्म किया है इसराइली कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, और इस डिपोर्टेशन पेपर पे दस्तखत करो ताकि इजरायली लॉ के मुताबिक हम आपको 72 आवर्स में डिपोर्ट कर सकें। मैं उनसे यही कहता था कि मैं इजराइल को नहीं मानता, मेरे बाबाई कौम इजराइल को नहीं मानते, मेरी हुकूमत, मेरी रियासत, मेरी आवाम इसराइल को नहीं मानती, मैं कभी भी डिपोर्टेशन पेपर के ऊपर दस्तखत नहीं करूंगा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इंटरनेशनल वाटर से गजा के टेरिटोरियल वाटर में दाखिल हुआ था। यू पायरेटेड माई वेसल, यू आर पायरेट्स, आप लोगों ने हमें अगवा किया है, हम हॉस्टेजेस हैं, हम मगवी हैं, हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, इसलिए मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा। मुझसे 2 दफ़ा यूके के कौंसलर ने मुलाकात की और दूसरी दफ़ा 3 घंटे मुझे कायल करते रहे कि दस्तखत कर लो वरना नया चार्जशीट आएगा और तुम्हारी हड्डियां यहां खाक हो जाएगी, तुम्हारा जो गोश्त है वो कीड़े खा लेंगे, लेकिन तुम्हें आज़ादी नहीं मिल सकेगी। मैंने कहा मैं तैयार हूं इसके लिए, लेकिन मैं इसके लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं हूं कि मैं कैसे कागज़ पे दस्तखत करूं जिस पे लिखा गया है कि तुमने इसराइल की कानून की खिलाफ वर्जी की है। मैं इसराइल को नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता, कभी भी नहीं मानूंगा। तो ये थी सूरत हाल। फिर हमारी तकरीबन कोई 500 लोग जो हैं वो उस सेल्स के अंदर थे, 350 लोगों ने दस्तखत कर लिए, इसलिए कि ऑलरेडी उनके डिप्लोमेटिक टाइज थे वेस्टर्न कंट्रीज़ के, कुछ अरब लोगों के, वो चले गए। हम सिर्फ 150 लोग रह गए, और फिर उनको अंदाज़ा हुआ जो हम 150 लोग थे कि सेनेटर मुश्ताक को आज़ादी नहीं मिलने वाली, इसलिए उन 150 लोगों ने मेरे साथ अलायंस किया, मेरे ऊपर गैरत की, और उन्होंने तय कर दिया, हम सेल्स में ऊंची आवाज़ से बोल के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन रखते थे कि सेनेटर मुश्ताक को मांडवी मंडेला जो नेल्सन मंडेला का पोता है उसने, त्यागो जो ब्राज़ील से स्प्लोटेला का लीडर है उसने ये ऐलान कर दिया कि सेनेटर मुश्ताक को नहीं निकाला जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। तो ये वो सूरत हाल थी कि जिसकी वजह से
चूंकि 150 लोगों में से अक्सरियत यूरोपियन लोगों के नुमाइंदे थे और यूरोप में एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट हो रहा था, और यूरोप के अवाम का इशू ये है कि वो स्टेट अफेयर्स में दाखिल नहीं देते, लेकिन जब स्टेट की किसी पॉलिसी के ख़िलाफ़ निकलते हैं तो स्टेट को मजबूर करते हैं कि वो फिर अपनी पॉलिसी बदल ले। तो फ़लस्तीन को यूरोप के अवाम ने अपनी टॉप प्रायोरिटी रखा है, और उन्होंने जिस तरह स्पेन, जिस तरह इटली, जिस तरह यूनान, जिस तरह जर्मनी, जिस तरह बरतानिया, यानी कितनी अजीब बात है कि जब हम सिसिली से निकल रहे थे तो हमारे पास इटली का समंदरी जहाज़ भी हिफाजत के लिए था, स्पेन का भी था, यूनान का भी था, फिर 1-2 दिनों के लिए तुर्की का जहाज़ भी आया था। लेकिन जब ज़ाहिर है टेरिटोरियल उनके जो वाटर्स थे वो ख़त्म हो गए और हम इंटरनेशनल वाटर्स में फ़लस्तीन के करीब पहुंच गए, फिर ज़ाहिर है वो हमारे साथ नहीं थे, लेकिन अपनी हुदूद में उन्होंने हमें सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन दी ड्रोन हमलों के बाद, इंटरनेशनल वाटर्स में ड्रोन हमलों के बाद। लेकिन मुस्लिम उम्मा का जो बाकी तुर्की के सिवाय बाकी जो एक फ़र्ज़ उनका बनता था वो हमें नज़र नहीं आया। तो यूरोप के अवाम ने इसको अपनी टॉप प्रायोरिटी रखा हुआ है, और उन्होंने अपनी रिजीम्स को, अपनी हुकूमतों को मजबूर किया कि वो इसराइल के ऊपर दबाव बढ़ाएं, और यही रिजीम्स इसराइल को सप्लाई ऑफ आर्म्स करते हैं, इसराइल के फाइनेंसर हैं, इसलिए इसराइल उनसे डरता है, इसराइल उनकी मानता है। तो वो जो है वो उनकी वजह से, उनके प्रेशर की वजह से, उनके स्टैंड की वजह से मुझे 9/11 सेल से निकाल के जॉर्डन के जो बॉर्डर है उसके ऊपर जॉर्डन में डिपोर्ट कर दिया गया। वहाँ से पाकिस्तान के एम्बेसी आई थी, और मैं शुक्रगुजार हूँगा इस पे पाकिस्तान के एम्बेसी इन जॉर्डन, वहाँ के एम्बेसडर साहब, डिप्टी एम्बेसडर साहब, और जो 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 अमला है था एम्बेसी का, उन्होंने बहुत मेरा ख्याल रखा। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि जॉर्डन के एम्बेसडर साहब, डिप्टी एम्बेसडर साहब और उनके अमले ने घर में मेरे लिए अच्छी सी पाकिस्तानी चाय बना के वो बॉर्डर पर लाए थे, और ब्रेड और जूसेस और दूध, और मेरे लिए कपड़े, जूते, ये पूरा एक ख्याल उन्होंने, उनको पता था कि मैं किस हालत में हूँ। सच्ची बात यह है कि 3 दिन के हंगर स्ट्राइक और एक साइकोलॉजिकल जो एक जंग हमने उनके साथ लड़ी थी, उसके बाद मेरा 10 kg वज़न कम हो गया था, और मैं अच्छा खासा, आप मेंटली और साइकोलॉजिकली और फिज़िकली जो हैं एक स्ट्रेस में होते हैं। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, जॉर्डन की जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, और उर्दन की जो ट्यूनिस की पाकिस्तानी एम्बेसी है, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जावेद इमरानी साहब वहाँ पे एम्बेसडर हैं ट्यूनिस में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी हैं वो, उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्यूनिस के अंदर सहूलत थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, हमें सी ऑफ किया, हमें जो भी ज़रूरत हम उनको कहते थे वो पूरा करते थे, अगरचे हमने उनके ऊपर कोई बोझ नहीं डाला और हम खुद ये सब कुछ अपना कर रहे थे। लेकिन बहरहाल इन दोनों एम्बेसीज ने, एम्बेसडर्स ने और उनके स्टाफ ने भरपूर तरीके से पाकिस्तानी डेलीगेशन पे, और बिलखसूस जब मैं जॉर्डन पे डिपोर्ट हो गया तो मेरा जो है वो बहुत ख्याल रखा, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं से फिर हमने एक आध दिन ज़रा अपने आप को रेस्ट दिया, कुछ साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन अपनी कर ली, और फिर उसके बाद पाकिस्तान आ गए। मैं इस मौके पे यही कहूँगा कि देखें, फ़लस्तीन हमारी रूह है, फ़लस्तीन हमारा क़िबला अव्वल भी है, अर्ज़ुल अंबिया भी है, हमारे कुरान पाक में उसका तज़किरा है, हमारे पैगम्बर की हमारे साथ अमानत हैं, और हमारे दिल का टुकड़ा है, हम उसको नहीं भूल सकते। यही बाबाए कौम की पॉलिसी है। 1935 से 47 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के हर कॉन्फ्रेंस में सालाना फ़लस्तीन की करारदाद पास हुई है। 1935 से उन्होंने आज़ादी फ़लस्तीन फ़ंड कायम, खुद गुलाम थे लेकिन फ़ंड कायम करते हैं आज़ादी फ़लस्तीन के लिए। 1940 में खुद गुलाम हैं लेकिन अपनी आज़ादी की करारदाद से पहले लाहौर के मिंटो पार्क में फ़लस्तीन की आज़ादी की करारदाद पास करते हैं। और देखें, जब पाकिस्तान बन गया 1947 में और मई 1948 में इसराइल का खंजर वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट पावर्स ने आलम इस्लाम के कल्ब में गोंपा, तो 7-8-9 माह का पाकिस्तान कायद की क़यादत में किस तरह डट कर खड़ा हुआ फ़लस्तीनियों के लिए, और किस तरह डट कर खड़ा हुआ इसराइल के जो अपार्थिड रैशिस्ट रिजीम और उनके सरपरस्तों के मुकाबले में। तो यही कायद की पॉलिसी है। फ़लस्तीन को ना भूलो, फ़लस्तीन को याद रखो, फ़लस्तीन को अपने बच्चों को मुंतकिल करो, फ़लस्तीन को अपनी नस्लों को मुंतकिल करो। गज़ा एजेंट ऑफ चेंज है। गज़ा ने आज़ादी,
حریت، بشری حقوق اور انسانیت کی بقا کے لیے انسانوں کو متحد کر دیا ہے۔